प्यारे बच्चों, 4 तारीख को क्लास 11th का राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग में है। बहुत सारे बच्चों द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए, तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, घंटी का आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। साथ ही पॉलिटिकल साइंस के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी देश के संविधान का क्या महत्व है? तो संविधान में ही बताया जाता है कि सरकार के विभिन्न अंगों की क्या क्या शक्तियां और उनके क्या क्या दायित्व होते हैं। संविधान निर्मात्री सभा से आप क्या समझते हैं? तो संविधान सभा उसे कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की मुख्य विशेषता यह है कि यह चुनाव जनता के द्वारा सीधा न होकर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। प्रतिनिधित्व के समानुपातिक पद्धति का वर्णन कीजिए। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, इस पद्धति को हेयर पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत समान पद्धति की तरह उम्मीदवारों का चुनाव नहीं होता। इस पद्धति के अंतर्गत एक कोटा निश्चित किया जाता है। इसमें निश्चित मत संख्या या उससे अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही निर्वाचित होता है। पांचवा है, आर्थिक समानता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वर्तमान काल में आर्थिक समानता एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब व्यक्तियों की आय अथवा वेतन समान कर दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि सबको उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाए, सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले। छठा है, सरकार किसे कहते हैं? तो सरकार कानून बनाने और लागू करने वाली एक विशिष्ट संस्था, यहाँ वाली हो जाएगा, एक विशिष्ट संस्था। सातवां है, धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म के स्वीकार करने, इसका पालन करने, पाठ उपासना आदि की स्वतंत्रता को ही धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसका किसी धर्म विशेष के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं सूची में सम्मिलित आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी कार्य का विवरण प्रस्तुत कीजिए जो नगर निगम व नगर पालिका को सौंपे गए हैं। तो नगरों में स्वशासन की स्थापना के लिए नगरीय निकाय की स्थापना की गई, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम आदि। संविधान के 74वें संशोधन जो 1 जून 1993 को लागू हुआ, उसके द्वारा इन नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 9 क में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 6 तक नगर पालिका के लिए उपबंधों का समावेश किया गया है। इसके साथ ही संविधान में 12वीं अनुसूची का समावेश किया गया है, जिसमें इसके कार्य क्षेत्र से संबंधित 18 विषयों का समावेश किया गया है। नगर पालिका अथवा नगर निगम द्वारा किए जाने वाले सामाजिक आर्थिक कार्य निम्नलिखित है। पहला, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करना। दूसरा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करना। तीसरा, समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, उनके हितों की रक्षा करना। चौथा, गंदी बस्तियों को उन्नत करना आदि। 9वां है, चुनावों में राजनीतिक दलों की भूमिका समझे। तो अधिकांश देशों में राजनीतिक दलों का उदय चुनाव प्रक्रिया में होता है। केवल कुछ साम्यवादी देशों में राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। चुनावी प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। वास्तव में राजनीतिक दल ही चुनाव को अर्थ देते हैं, वह प्रजातंत्र को सफल बनाने में सहायक होते हैं। राजनीतिक दल जनता के सम्मुख चुनावों में अलग अलग पसंद व्यक्त करते हैं, अपनी नीतियों व कार्यक्रमों से जनता को जागरूक करते हैं। राजनीतिक दल सरकारें बनाते हैं व विरोधी दलों के रूप में भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल स्वस्थ जनमत निर्माण करते हैं व सरकार व अधिकारियों मतलब नौकरशाहियों पर नियंत्रण करते हैं। राजनीतिक दल जनता की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाती है। राजनीतिक दलों की एक नकारात्मक भूमिका यह अवश्य रहती है कि ये जनता को संकीर्ण आधार अर्थात जाति, धर्म व भाषा आदि पर बांटते हैं व इन आधारों पर वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे देश की व समाज की एकता को खतरा पैदा होता है। चुनाव प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों को भूमिका लगातार बढ़ रही है। 10वां है, राजनीति की परिभाषा दी। तो समान शब्दों में राजनीति से आशय निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सार्वभौमिक है। जिन
बाउंडल के अनुसार राजनीति एक सार्वभौमिक क्रिया है। हर्बर्ट जे स्पेंसर के अनुसार राजनीति वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव समाज अपनी समस्याओं का समाधान करता है। राजनीति क्या है? तो राजनीति शब्द यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से बना है, जिसका अर्थ नगर राज है। प्राचीन काल में नगर राज हुआ करते थे। 12 है नागरिकता से क्या अभिप्राय? तो नागरिकता की वह विशेषता अथवा गुण है जिसके कारण उसे राज्य से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और वह राज्य का नागरिक कहलाता है। 13 है भारत कैसे एक गणतंत्र है? तो भारत एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र राज्य वास्तव में वह होता है जिसमें सत्ता राज्य के हाथों में ना होकर जनता के हाथ में रहती है और जिसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशाकर्मानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। 14 है लोकसभा के संगठन के बारे में लिखिए। तो भारतीय संसद के निम्न या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रही है। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा के सदस्य भारतीय जनता द्वारा वैश्य मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 15 है समानता से आप क्या समझते हैं? साधारण भाषा में समानता का अर्थ है सब व्यक्तियों का समान दर्जा हो, सबकी आय, यहाँ आय हो जाएगा बच्चों, सबकी आय एक जैसी हो, सब एक ही प्रकार से जीवन यापन करे, पर यह संभव नहीं। लॉस्की ने कहा है समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ अथवा वैज्ञानिक के समान कर दिया जाए तो समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का यह अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे, सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। 16 है आर्थिक समानता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वर्तमान काल में आर्थिक समानता से एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब व्यक्तियों की आय अथवा वेतन समान कर दिया। इसका अर्थ यह है कि सबको उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाए, सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले। 17 है धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य के नैतिक और सामाजिक जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने या इसका पालन पाठ उपासना आदि स्वतंत्रता कोई धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसमें राज का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसका किसी भी धर्म विशेष के प्रति पक्षपात नहीं होता है। फिर है मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार न्याय योग है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग नहीं है। मौलिक अधिकारों को न्यायालयों द्वारा लागू कराया जा सकता है, जबकि निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। फिर है मौलिक कर्तव्य का क्या अर्थ है? तो नागरिकों के जिन कर्तव्यों का वर्णन संविधान में किया उन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। इसी कमी को दूर करने के लिए 42वें संशोधन द्वारा एक नया भाग 4A मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। 20 नंबर है निर्वाचन व्यवस्था में 3 प्रस्तावित सुधार बताए। तो निर्वाचन की घोषणा तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक मंत्रियों द्वारा सरकारी तंत्र के प्रयोग पर पाबंदी। दूसरा, निर्वाचन से पूर्व अधिकारियों की नियुक्ति व स्थानांतरण पर प्रतिबंध। तीसरा, मतदाता पहचान पत्र के प्रयोग की अनिवार्यता। 21 नंबर क्वेश्चन है भारत में वयस्क मताधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारत का नागरिक मताधिकार का प्रयोग करेगा। भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिकों को जाति, पंथ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना समान मतदान का अधिकार प्राप्त है। और लास्ट क्वेश्चन है चुनाव घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है? तो प्रायः आम चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल लोगों के साथ कुछ ऐसे वादे करते हैं कि यदि वह सत्तारूढ़ हो अथवा चुनाव में यदि जनता उसके दल को विजय दिलाती तो वह दल देश व जनता के हित के लिए क्या क्या कार्य करेगा। अतः इस लेख में कोई राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों, नीतियों और उद्देश्यों को बताता है, उसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक नज़र आप इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।